नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं। हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप जो कि एक महाद्वीप है, उसमें राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में इससे पहले हमने बहुत सी शब्दावलियों के विषय में चर्चा की थी और यूरोप की जो सामान्य वहाँ की जानकारी है उससे संबंध में भी कुछ चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति। सर्वप्रथम देखते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। जियुसेप्पे मैत्सिनी एक महान क्रांतिकारी क्या थे? एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। राजतंत्र मतलब जो राजा का तंत्र चलता था उसके घोर विरोधी थे और लोकतंत्र के समर्थक थे। जो जियुसेप्पे मैत्सिनी थे, इन्होंने यंग इटली के साथ साथ यंग यूरोप एक और क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? यंग यूरोप। ये 1807 में इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? 1807 में हुआ था और 1807 में एक स्थान पड़ता है जेनेवा। जो जियुसेप्पे हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1807 में, सन 1807 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा में इनका जन्म हुआ और इन्होंने इटली के लिए बड़ा काम किया और जो इटली का एकीकरण हुआ उसमें जियुसेप्पे मैत्सिनी का सबसे बड़ा योगदान था। चलो अब आगे देखते हैं गेरिबाल्डी। ये गेरिबाल्डी कौन थे देखते हैं। इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्सिनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, जिसकी सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया और इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। ये गेरिबाल्डी कौन था? ये इटली का महान क्रांतिकारी था जो मैत्सिनी का सहयोगी व समकालीन था, उसी के समय में हुआ और उसका सहयोगी भी था। इन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया वो क्या किया? लाल कुर्ती नामक एक सेना तैयार की, जिसकी सहायता से इसने ऑस्ट्रिया को हराया। लाल कुर्ती सेना की सहायता से किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया और उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। ठीक है, अब हम देखते हैं कावूर। ये कावूर क्या है? कावूर का पूरा नाम है काउंट कैमिलो द कावूर। क्या है पूरा नाम? काउंट कैमिलो दे कावूर पूरा नाम है। कावूर इटली का 20 स्मारक माना जाता है। क्या माना जाता है? 20 स्मारक माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। जो 20 स्मारक है ये कौन था जिसे इटली का 20 स्मारक कहा जाता है? ये जर्मनी का एक इतिहास, जो जर्मनी है, जर्मनी में इसने जर्मनी के एकीकरण में बड़ा योगदान दिया था और इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसने? बिस्मार्क ने। तो कावूर कौन था? कावूर को इटली का 20 स्मारक माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 20 स्मारक आगे ही आ गया है। चलो 20 स्मारक के विषय में पढ़ लेते हैं। 20 स्मारक कौन थे? 20 स्मारक जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। किसको? 20 स्मारक को जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ।
तो ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके विषय में हमने पढ़ा। ये यूरोप के थे और यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ, राष्ट्रवाद के लिए जिन्होंने काम किया, उसमें इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे और देख लेते हैं आगे क्या है। ये अध्याय के अंतर्गत कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, उन प्रतीकों का क्या अर्थ है उसको हम देखते हैं। जैसे प्रतीक क्या है, उसमें टूटी हुई बेड़ियाँ, एक टूटी हुई बेड़िया प्रतीक दी है, उसका अर्थ है आज़ादी मिलना। क्या है, आज़ादी मिलना। दूसरा है बाज छाप वाला कवच, बाज छाप वाला कवच उसमें दिया है, चित्र भी दिया है। इसका मतलब क्या है, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, यह जर्मन समुदाय का शक्ति का प्रतीक है। फिर है कौन सा है आगे, बलूत पत्तियों का मुकुट, जो बलूत पत्तियां हैं उनका मुकुट है, इसका क्या महत्व है, वीरता। बलूत पत्तियों का जो मुकुट है वह वीरता का प्रतीक है। आगे है तलवार, और तलवार तो हम सब जानते ही हैं। तलवार काहे की प्रतीक दिखाई, उसमें मुकाबले की तैयारी, तलवार उठा ली तो मुकाबले के लिए तैयार हो गए, ये मुकाबले की तैयारी। फिर पॉइंट 5 है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। अब तलवार पर जो जैतून की डाली लिपेट दी तो उसका क्या मतलब हुआ, शांति की चाह। यदि कोई तलवार पर जैतून की डाली लगा देगा तो उसको क्या कहेंगे कि उसने शांति की चाह की है, वह युद्ध नहीं चाहता। आगे देखते हैं काला, लाल और सुनहरा, ये क्या है, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने संबंधित कर दिया। आगे है उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक हैं, एक नए युग का सूत्रपात तिरंगा। इनका महत्व क्या है, एक नए युग का सूत्रपात और तिरंगा। आगे एक अंक वाले प्रश्न हैं, इनको करते हैं, जो एक अंक में आते हैं, एग्जाम में आते हैं और इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न 1 है फ्रेडरिक सारियू कौन था, फ्रेडरिक सारियू कौन था, यह एक फ्रांसीसी चित्रकार था। बहुत बार एग्जाम्स में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सारियू कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार था, जो कि फ्रांस के अंतर्गत पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दूसरा देखते हैं अर्नेस्ट रेनन कौन था, अर्नेस्ट रेनन कौन था, यह फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक। क्वेश्चन 3 देखते हैं जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था, जर्मन राष्ट्र का रूपक। तो जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। क्या है इसका अर्थ, जर्मेनिया जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। आगे देखते हैं मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन, इस सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। 5वां देखते हैं कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है, जो 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, उसको यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रवाद की प्रथम अवधारणा, प्रथम अभिव्यक्ति माना जाता है। आगे देखते हैं
आगे है छठा पॉइंट, जोलवेराइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। कौन? जॉन वेराइन। देखते हैं कौन था ये जॉन वेराइन। एक जर्मन शुल्क संघ। जॉन वेराइन क्या था? यह एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे। किसमें? जोलवेराइन में। जोलवेराइन क्या था? एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे। 1834 में यह स्थापित इस संघ ने 1834 में इसकी स्थापना हुई। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। इससे पहले क्या होता था, जो जर्मन के जो राज्य हैं उनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्राएं चलती थी, जिसको इसमें 30 मुद्राएं थी जो पूरे उसमें चलती थी, तो उसको क्या किया, 2 मुद्राएं कर दी। अब पूरे देश में केवल 2 मुद्राएं ही चलती रही, जिसको क्या कहा, आर्थिक एकीकरण। आगे 7वां देखते हैं, मेस्नी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए, लिखिए। अभी हमने बात की यंग इटली और यंग यूरोप। ये 2 संगठन जो क्रांतिकारी संगठन थे, ये भूमिगत संगठन थे जो छुपकर चलाए जाते थे। किसने चलाए थे? ये मेस्नी ने। आगे 8वां देखते हैं, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी? क्या उभरा था? राष्ट्र राज्य का उदय। एक ऐसी ताकत कौन थी? वो राष्ट्र राज्य का उदय था, जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिए। अब आगे देखते हैं, ये बाल्कन वाला, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? जो बाल्कन क्षेत्र था वहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था? स्लाव। क्या कहा जाता था? उनको स्लाव कहा जाता था। प्रश्न 10, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? 1815 में। वियना कांग्रेस कब स्थापित की थी? 1815 में। आगे प्रश्न 11 देखते हैं, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मैटरनिक। किसका है? ड्यूक मैटरनिक का संबंध किससे है? वियना संधि से। अब आगे देखते हैं प्रश्न 12, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? जो वियना संधि थी उसका उद्देश्य क्या था? जो नेपाल ने युद्ध किए थे उसके दौरान जो बदलाव हुए उन सब को समाप्त करना ही वियना संधि का उद्देश्य था। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 क्या है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऐसा किसने कहा था? ये मैटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के जितने भी और देश हैं उन सबको क्या हो जाता है? खांसी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। प्रश्न 14 देखते हैं, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? वो कौन सी संधि थी जिसने यूनान को एक स्वतंत्र देश बना दिया? वो संधि थी कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपल एक संधि थी जिसने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। प्रश्न 15 देखते हैं, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फटॉन ने। किसने किया? वोल्फटॉन ने। अजीब से नाम है, याद रखना। प्रश्न 16, आँखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है ये। जहाँ भी न्यायालय होते हैं वहाँ पर ये लगी रहती है, आँखों पर पट्टी रहती है और हाथ में तराजू रहती है।
अब कुछ बड़े प्रश्न देख लेते हैं, जो 3 से 5 अंक वाले प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट की अभी वीडियो बनी है। 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, फिर से दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चलो देखते हैं, यहाँ से प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो इसका उत्तर देखते हैं, क्या है, पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। क्या है, पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। जैसे पहला क्या था, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो किस प्रकार पैदा की उसके कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या है, पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। दूसरा है नए राष्ट्रीय चिन्ह। फिर है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। ये क्या है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना, इन सब चीज़ों को करने के बाद उनमें ये पहचान क्या हुई, सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। प्रश्न 2 देखते हैं। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। अब नेपोलियन के विषय में समीक्षा करनी है। क्या समीक्षा करनी है, एक बार फिर देखते हैं। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया, क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र थे उनमें क्या किया, क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। इसकी समीक्षा करनी है। तो क्या है, नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन ने एक संहिता लिखी थी, उसमें क्या क्या था उसको देखते हैं। पहला था ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। नेपोलियन ने एक संस्था जो लिखी बनाई, उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा उसने, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। दूसरा था शहरी क्षेत्रों में सुधार और तीसरा व्यापार में सुधार। ये जो 3 चीज़ें थी, इनको करने के बाद ही नेपोलियन ने जो है प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी जो सिद्धांत हैं उनका समावेश कर दिया था, जिससे सभी चीज़ें अपने आप ही व्यवस्थित होती चली गई। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राष्ट्र के विचार में के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है इसका, कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। किसने, कला, जो चित्रकारी करते थे, जो क्रांतिकारी चित्रकारी हुई उसने, काव्य जो कविताएं लिखी गई, कहानियाँ, संगीत ने राष्ट्र भावनाओं को क्या किया, विकसित किया। दूसरा लोकगीत, जो जन जन में, गांव-गांव में, हर जगह पर गीत गाए गए, जन काव्य व लोक नृत्य, इन्होंने भी, लोक नृत्य ने भी क्या किया, यूरोप के राष्ट्र विचार का जो निर्माण हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि संस्कृति में यही सब आता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल। जब स्थानीय बोलियों पर, लोक साहित्य पर बल दिया गया तो उन्होंने भी राष्ट्र के विचार निर्माण में बड़ा योगदान दिया। फिर क्या था, भाषा। जब भाषा का एकीकरण हुआ तो भाषा के आधार पर भी सब में क्या हुआ, राष्ट्र के विचार का निर्माण हुआ। प्रश्न 4 देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो जर्मन का एकीकरण हुआ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे हुआ, तो उसके कुछ पॉइंट बने हैं, उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। क्या हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ, जो जर्मनी के एकीकरण का आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना।
दूसरा पॉइंट देखते हैं, बीसमार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार करना, क्योंकि जो बीसमार्क थे वो बड़े भयानक क्रांतिकारी थे जिन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई और जर्मन के एकीकरण की भूमिका तैयार की। फिर कौन सा पॉइंट था, वियना कांग्रेस, जो वियना कांग्रेस थी उसने भी जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर थी, ये एक शहर का नाम है जो सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान हुआ था, वो इसी ने तय किया था। क्या है, ये एक शहर का नाम है। आगे देखते हैं, एकीकरण में बाधाएं, जो एकीकरण में बाधाएं आई उन्होंने भी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जो है प्रक्रिया का एक वर्णन में समाहित होती है, क्योंकि जब एकीकरण हो रहा था तो बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी बाधाएं लोगों ने विरोध किया। लोगों ने किसने विरोध किया, जो राजतंत्र चाहते थे, लोकतंत्र नहीं चाहते थे, उन्होंने विरोध किया, जिसका क्रांतिकारियों ने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उसमें सफल हुए। फिर है, बीसमार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभर। इसके बाद क्या था, जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना भी उसके वर्णन के अंतर्गत आता है। प्रश्न 5 देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, एक दो प्रश्न और करेंगे बस। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अभी हमने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया, अब इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाले मुख्य बाधाएं क्या थी। पहले एकीकरण की प्रक्रिया देख लेते हैं। 1832 में काउर हमने नाम बताया था अभी, क्या नाम है काउर का, काउंट कैमिलो दे काउर। कौन है ये, काउंट कैमिलो दे काउर। 1832 में क्या हुआ, काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। 1832 में काउर क्या हुआ, सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि की और ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुबार्डी को राज्य में मिला लिया। लुबार्डी एक स्थान था, उसको क्या किया, फ्रांस उसको अपने राज्य में मिला लिया। किसने, काउर ने। द्वितीय चरण क्या था इसका, मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्जिनिया में विलय। ये मोडेना, टस्कनी, पार्मा, ये छोटे छोटे, जैसे हम यहाँ कहते हैं रियासत, ऐसे छोटे छोटे स्थान थे जिनको जनमत संग्रह के द्वारा क्या कर लिया गया, सार्जिनिया में इनका विलय कर दिया, इनको उसमें मिला दिया। तृतीय चरण में क्या हुआ, इसके एकीकरण के, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम। तृतीय चरण में हुआ 1860 में गेरिबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। दो ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान थे, सिसिली व नेपल्स, दोनों महत्वपूर्ण स्थान थे जिनको 1860 में गेरिबाल्डी द्वारा उस विजय कर लिया गया। चतुर्थ चरण क्या है, वेनेशिया व रोम पर एकाधिकार। क्या हुआ, वेनेशिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय। 1871 में पोप से समझौता हो गया, क्योंकि पोप नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन 1871 तक आते आते वह मान गया और उससे समझौता हो गया, जिससे इटली का एकीकरण का उदय यानी कि इटली के एकीकरण की प्रारंभ हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। अब एकीकरण में बाधाएं देखते हैं। इटली के एकीकरण में जो जो बाधाएं आई
वो कौन कौन सी बाधाएं थी। नंबर 1 देखते हैं, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। जो इटली का राजनीतिक विखंडन था उसका एक लंबा इतिहास है। लंबे समय से क्या था, जो वहाँ की राजनीति थी तो पूरी तरह से एक दूसरे खंडों में बटी हुई थी और एक दूसरे के विरोधी थे। दूसरा, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। इटली पर विदेशी शक्तियों का भी आधिपत्य था, जिस पर कुछ स्थान क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान थे वो विदेशियों ने क्या कर रखे थे, अपने कब्जे में ले रखे थे। तीसरा, पोप का शासन। ये तो सबसे ज़्यादा भयानक था, पोप का शासन। पोप अपने अनुसार ही सब कुछ चलाता था, जो पोप ने कह दिया वही नियम था, वही कानून था, सब कुछ वही था, जिससे पोप ने पूरी तरह से तानाशाही इटली के अंदर मचा दी। वो भी एक बड़ी बाधा थी, उसको तोड़ना एक कठिन कार्य था। फिर एक बाधा क्या थी, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस भी इटली के एकीकरण में एक बाधा थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूरा इटली एक हो जाए और उसका एक सम्राट, एक राजा बने, और वो क्या हो, लोकतंत्र बने। फिर है अनुदारवादी शासक। जो अनुदारवादी शासक थे वो भी इटली के एकीकरण में बाधक थे। तो अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आप यहाँ तक इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए उसको बुक में भी पढ़ सकते हैं या फिर कमेंट करके बात कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जो कि सभी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। इतना समय भी नहीं है, वीडियो भी बहुत सारी बनती चली जाएंगी। अगर हम सामने सामने पढ़ते तो उसका कुछ और बात थी, उसमें कुछ बातें साथ के साथ पढ़ते रहते हैं। तो आप इनको कीजिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।